So, hi guys. Today we are starting with the next part of this August month current affairs magazine, that is security. So, पहला टॉपिक देखते हैं. टॉपिक 4.1 वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. ठीक है. तो अभी रिसेंटली हमने आईआर के पार्ट में एनपीटी का जो ट्रीटी है उसके बारे में तो देख ही लिया था. अब यहाँ पे थोड़ा और इलाबोरेटली न्यूक्लियर जो पार्ट है उसको और थोड़ा देख लेते हैं हम लोग. सो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है. मतलब इसमें जनरली हम लोग न्यूक्लियर वेपन ही समझते हैं, लेकिन इसमें आपके बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स भी आ जाते हैं. ठीक है. यानी ऐसे वेपन जिनके ऐसा पोटेंशियल है कि वो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको किल कर सकते हैं या नेचर एनवायरनमेंट को भी खतरे में ला सकते हैं और उसके इफेक्ट आगे आने वाली जनरेशन में भी हो सकते हैं. ठीक है. तो ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की. सो अभी करंटली कोई ऐसा स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है कि एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ वेपन को हम कब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलेंगे. यानी अभी कोई अथॉरिटेटिव डेफिनेशन एज सच नहीं है. तो एक वेग डेफिनेशन जो है ये लोग हम यूज कर रहे हैं, जो कि यूएन ने दी है. यूएन का रीजनल सेंटर फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट इन एशियन पैसिफिक. ठीक है. तो इसने एक डेफिनेशन दी है, उसी के आधार पे हम लोग एक इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाने, एक ब्रॉड डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होगा. तो अभी करंटली ये न्यूज में इसलिए बिकॉज हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने एक बिल जो था उसको अमेंडमेंट करने के लिए एक्ट पास किया करवाया अभी रिसेंटली, कॉल्ड वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी अमेंडमेंट एक्ट 2022. ठीक है. तो हमारे पास पहले इसी सेम नाम से एक और एक्ट था जो 2005 में था, यही सेम नाम से. अभी इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंजेस दैट वर नीडेड. ठीक है. सो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की हमने बात कर लिया कि इसमें तीन चीजें आ जाएंगी, न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल. ठीक है. जिसका पोटेंशियल होगा कि लार्ज स्केल में वो पॉपुलेशन को हार्म कर सकते हैं, एनवायरमेंट को भी हार्म कर सकते हैं और इंटरजेनरेशनल उसके इफेक्ट हो सकते हैं. ठीक है. इंडिया का जो लॉ है वो भी WMD के अंदर इन तीनों चीजों को रिकॉग्नाइज करता है, बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर को. सो अभी जो नया एक्ट या जो नया अमेंडमेंट हम लाए हैं उसमें क्या हम लोग चेंज करें, तो पहला इसके अंदर हम प्रोहिबिट करें फाइनेंसिंग को इन रिलेशन टू वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम. ठीक है. डिलीवरी सिस्टम के मतलब कि मिसाइल्स का अगर आप कोई फाइनेंस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता ही हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर डिफेंस सेक्टर में खोल दिया है. ठीक है. आपको पता ही होगा प्राइवेट सेक्टर का कोई बता सकता है कितना एफडीआई है डिफेंस के अंदर? किसी को जानकारी है इस पे? सर 49%. अभी बढ़ा दिया है, अभी 74% कर दिया ऑटोमेटिक रूप से, और इससे हायर जाना है तो फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा. ठीक है. अभी याद रखना 74% है एफडीआई. तो अब हम जब फाइनेंसिंग प्राइवेट को ले ही आए तो प्राइवेट फिर फाइनेंसिंग भी मोबिलाइज करेगा. तो हो सकता है कि आगे वो इस टाइप के काम भी करने लगे. ठीक है. जो कि गवर्नमेंट की नजर में ना हो या पहले से उसके ऊपर लॉ ना हो. तो पहले ही ये चीज क्लियर करनी जरूरी है कि हम लोग ये ना तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के डेवलपमेंट में और उसके कोरस्पॉन्डिंग या उसके लिए रिक्वायर्ड जो भी डिलीवरी सिस्टम है उन सब पे रिस्ट्रिक्शन करेंगे. ठीक है. तो इसी के बारे में ये एक्ट बोलता है. सो इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रीज, सीज और अटैच फंड्स और फाइनेंशियल एसेट और इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर प्रिवेंटिंग सच फाइनेंसिंग. ठीक है. तो फ्रीज और सीज में डिफरेंस पता है क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीज एंड सीज? कई बार हम लोग देखते हैं, मतलब ये थोड़ी लॉ बेस्ड टर्म है जो कॉमनली यूज होती है, बट कई बार डिफरेंस नहीं पता होता इनके बीच में. तो बताना चाहेगा क्या डिफरेंस है फ्रीज और सीज में? complete control Sir, from freeze means that. okay, go on. ठीक है. तो फ्रीज में बेसिकली वो जो फाइनेंशियल एसेट है उसको यूज करने से आपको रोक देते हैं. ठीक है. लेकिन ओनरशिप आपकी बनी रहती है. सीज के अंदर वो लोग कोर्ट के किसी ऑर्डर के थ्रू ऐसा माना जा रहा है कि हाँ, जो भी आपने फंड एलोकेट किया था या फंड रिजर्व में रखा हुआ था वो किसी ऐसे पर्पस के लिए यूज हो रहा है जो कि मतलब इस केस में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए हो सकता है. तो उसको कंट्रोल ले, उसका टेक ओवर कर लेते हैं वो लोग. ठीक है. तो ये थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए. ये बेसिक सी टर्म्स है. यूपीएससी ने आपने देखा ही होगा ऐसे लॉ बेस्ड टर्म्स के बारे में पूछता रहता है. जैसे हमने रिसेंटली देखा था कि 21 के पेपर में पूछा था फरलो और पेरोल के बीच में डिफरेंस. ठीक है.
2022 में भी सेम कुछ जुडिशरी के ऐसे बेसिक टर्म्स पूछी थी, तो इन टर्म्स का भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि इनमें भी कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे, प्रोहिबिट मेकिंग फंड्स अवेलेबल फाइनेंशियल एसेट और इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर एनी प्रोहिबिटेड एक्टिविटी इन रिलेशन विद वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो वही सेम चीज है ऊपर वाला, कि फंडिंग या इसके रिगार्डिंग जो भी फंड एलोकेट किए गए हैं फॉर ऐसी एक्टिविटी के लिए, उनको हमें प्रोहिबिट करना है। सो सिग्निफिकेंस क्या है? पहला तो यूएनएससी के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ सैंक्शंस है, फाइनेंशियल सैंक्शंस, और एफएटीएफ की कुछ रिकमेंडेशन है, उनके साथ कंप्लाई करने के लिए हम लोगों ने अमेंडमेंट लाया है। तो ये दोनों आप जरूर कोट कीजिएगा अगर ऐसा कुछ आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट, एड्रेस द शॉर्ट कमिंग इन द प्रेजेंट एक्ट। अभी जो प्रेजेंट एक्ट था, मतलब 2005 वाला जो एक्ट था, वो केवल मैन्युफैक्चर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम फाइनेंस का मोबिलाइजेशन भी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि यूज हो सकता है इन बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग दीज गुड्स। नेक्स्ट, टैकलिंग इवॉल्विंग थ्रेट। तो बहुत सारे हम देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रहे हैं ड्रोन के फील्ड में, ठीक है। तो कई सारे अनऑथराइज वर्क मेडिकल लैब्स में भी हो रहे हैं, तो डर है कि इनसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनने का पोटेंशियल है, ठीक है। तो उनको भी हमें कंट्रोल में रखना है। सो पहले से ही लॉ रहेगा तो ये चीज कंट्रोल में रहेगी। नेक्स्ट, to strengthen global enforcement to ensure non-state actors, including terrorists and black market network, do not gain access to such material, ठीक है। तो हम जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह पढ़ते हैं, तो टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम का जो लिंक है वो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है, कि इनके कोई लिंक ना बन जाए मार्केट के थ्रू इन सब एक्टिविटीज में। नेक्स्ट, एनफोर्सिंग ग्लोबल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कंट्रोल। ये जो लेजिस्लेशन है, इसके थ्रू इंडिया अपने नेबरहुड में जो कंट्रीज है उनको भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ और भी कंट्रीज से जो डिमांड उठ रही है उसको भी इम्प्लीमेंट करने में ये चीज काम आएगी। नेक्स्ट, व्हाट मोर शुड इंडिया डू। अब इंडिया इसमें और क्या कर सकता है, ठीक है। तो पहला, एक आउटरीच कैंपेन या मेजर्स ले सकता है जिसके थ्रू इंडस्ट्री और जितने भी स्टेक होल्डर है जो डिफेंस सेक्टर में है या ऐसे रिलेवेंट सेक्टर्स में है, तो उनको इन नए प्रोविजंस के बारे में रियलाइज करा सकता है, ताकि वो गलती से भी इस डायरेक्शन में आगे ना जाए। नेक्स्ट, इंडिया शुड कीप वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सिक्योरिटी इन इंटरनेशनल फोकस, स्पेशली आफ्टर द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ठीक है। वहां पे तो और ज्यादा रिलेवेंट हो गया है कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की जो सिक्योरिटी है और इसका जो यूज है, इसको इंटरनेशनल फोकस में रखा जाए, ठीक है। अदरवाइज चांसेस हैं कि कोई मिसकैलकुलेशन हो जाए और ये वापस यूज हो सकते हैं वेपन्स। नेक्स्ट, इंडिया कैन ऑफर हेल्प टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज ऑन क्रिएटिंग नेशनल लेजिस्लेशन या कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो बाकी कंट्रीज को भी अवेयर कर सकता है। सो ये था ओवरऑल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में। इसके अंदर अगर हम बात करें, कुछ और ट्रीटीज है जो हमने पहले भी देखी थी, तो एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से रिलेवेंट सबसे एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972, ठीक है। तो इंडिया ने इसको साइन कर रखा है और रेटिफाई भी कर रखा है, ठीक है। तो नाम से ही पता लग रहा है, बायोलॉजिकल वेपन्स या टॉक्सिन वेपन्स का डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, मतलब उससे रिलेवेंट जो भी चीजें हैं सबको प्रोहिबिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल वेपन कन्वेंशन है 1992। इसके अंदर नाम से ही पता लग रहा है कि केमिकल बेस्ड वेपन जो है उनका जितना भी रिलेवेंट प्रोसेस है सबको प्रोहिबिट कर रहा है, चाहे फिर वो डेवलपमेंट हो, स्टॉक फाइलिंग हो, प्रोडक्शन हो, सब कुछ। और इंडिया ने इसको भी साइन कर रखा है, ठीक है। इस एक्ट के इस कन्वेंशन के थ्रू, केमिकल वेपन कन्वेंशन के थ्रू, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन का भी फॉर्मेशन देखते हैं, कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है। अभी ये हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा जैसे सीरिया में जो असद गवर्नमेंट है उस पे ऐसे एक्विजिशन लगे थे कि उन्होंने केमिकल वेपन इस्तेमाल किए थे अगेंस्ट इट्स डाइसेंटर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि केमिकल वेपन्स का यूज कहीं ना कहीं हम लोग सुनते रहते हैं, थोड़ा सा मोर प्रोमिनेंटली देन द बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, एनपीटी, ठीक है। तो इसको तो हमने डिटेल में देख लिया था और हमें पता भी है इसके बारे में कि इसके अंदर इंडिया ने साइन नहीं कर रखा है ना, मतलब रेटिफाई तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा फिर तो। सो इंडिया का पोजीशन क्या है एनपीटी को लेके या न्यूक्लियर को लेके, कोई क्लियर करना चाहेगा?
क्यों नहीं साइन किया? मतलब हमने उस दिन भी पढ़ा था, कीवर्ड है पूरा कि क्यों इंडिया नहीं साइन करता एनपीटी, या इंडिया का स्टैंड क्या है, कोई बताएगा? हाँ, इंडिया साइन इसलिए नहीं करता है क्योंकि इंडिया मानता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये अलाउ करता है जो P5 कंट्रीज हैं उनको वेपन, जो न्यूक्लियर वेपन है वो रख सकते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज नहीं। करेक्ट। तो ये तो स्पेसिफिकली एनपीटी के रेस्पेक्ट में होगा। इंडिया का ओवरऑल जो स्टैंड जो है वो ये रहा है कि ये 3 कीवर्ड जरूर याद रखना। पहला, यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट। ठीक है, ये 3 कीवर्ड जब भी, क्योंकि इस साल एनपीटी के जो गोल्डन जुबली यानी 50 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब हो तो वो 2020 के अंदर ही गए थे, लेकिन अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी उसकी। तो एनपीटी का मीटिंग हुआ था। अब ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे हम लोग बिल लाए हैं, तो इसलिए इस साल के पर्सपेक्टिव से न्यूक्लियर वेपन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हो या साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से हो या इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से हो, ठीक है, यानी GS2 GS3 के अंदर ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और फिर आप इस चीज को एक्सपेक्ट भी कर सकते हो प्रीलिम्स के अंदर भी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से रखना। और इंडिया का स्टैंड जो आपको पता होना चाहिए, इंडिया बेसिकली डिमांड्स फॉर यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट, ये 3 कीवर्ड पता होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये 1970 का था, मतलब 70 में ये फोर्स में आया, 68 में ये बना था, 1968 में, ठीक है, और 70 में फोर्स में आया था। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है या एक ट्रीटी है, बिकॉज इसके अंदर वही सेम चीज, जैसे डेवलप करना, टेस्ट करना, एक्वायर करना, स्टॉक पाइल करना या थ्रेटन करना किसी और कंट्री को विद न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब चीज प्रोहिबिटेड है। ठीक है, लेकिन इंडिया ने इसको भी साइन नहीं कर रखा। रीजन वही सेम है एनपीटी वाला, कि ये कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं क्रिएट करता फॉर कंप्लीट डिसआर्मामेंट, इसलिए नहीं कर रखा। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT। ठीक है, तो ये और भी थोड़ा ब्रॉड बेस्ड ट्रीटी है। ऑल्दो अगर इसको बात करें तो ये अभी तक फोर्स में नहीं है, बिकॉज इसके जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो इवन P5 कंट्रीज को नहीं जम रहे। ठीक है, तो वो लोग भी नहीं साइन करे, इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव नॉट साइंड इट, इसीलिए ये फोर्स में नहीं आया। तो ये किसी भी तरह के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट को बैन करता है, चाहे वो फिर एयर में हो, लैंड में हो या अंडर सी हो, सब टाइप का। अगेन इंडिया इसको भी साइन नहीं कर रखा है, तो इंडिया अपोजेस CTBT बिकॉज ऑफ इट्स डिस्क्रिमिनेटरी नेचर। ठीक है, तो याद रखना, न्यूक्लियर से रिलेटेड ये जो 3 हमने ट्रीटीज या मतलब ट्रीटीज देखी, इसको इंडिया ने नहीं साइन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हेग कोड ऑफ कंडक्ट, फॉर्मली नोन एज द इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल को कंट्रोल करता है, तो ये इंडिया ने साइन कर रखा है। ठीक है, सो ये मतलब बैलिस्टिक मिसाइल के पर्सपेक्टिव से है, जो कि न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकते हैं या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को कैरी कर सकते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में ये चीज जो है रेगुलेट करती है और इंडिया ने इसको साइन कर रखा है। इसके अलावा 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। ठीक है, यानी ऐसे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूक्लियर या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसको कंट्रोल करती है। तो याद रखना, ये जो जितने भी 4 ग्रुपिंग हम पढ़ने वाले हैं, ये वॉलेंट्री है और नॉन बाइंडिंग है, अनलाइक UNSC जो बाइंडिंग एग्रीमेंट कर सकता है, यहाँ पे कुछ भी बाइंडिंग नहीं है। सो इसके अंदर 4 ग्रुपिंग है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम और वाजिनार एग्रीमेंट। सो इन चारों में से ये 3 जो है ये इंडिया इनका मेंबर है, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ NSG। NSG का मेंबर क्यों नहीं है, कोई बताना चाहेगा क्यों नहीं है मेंबर? सर क्योंकि चाइना है उसमें, और चाइना वीटो कर देता है इंडिया को आने से। करेक्ट। तो NSG के अंदर जो मेंबरशिप है वो इसलिए ब्लॉक करा है बिकॉज इंडिया ने NPT नहीं साइन कर रखा है, और चाइना का क्लेम ये है कि जब तक NPT नहीं साइन होगा तब तक NSG में अप्रूवल या अंदर आना या मेंबर बनना अलाउड नहीं होगा इंडिया को, और अगर इंडिया को बनाते हो तो फिर पाकिस्तान को भी बनाओ। ठीक है, तो ये इस वजह से इंडिया NSG का पार्ट नहीं है। ऑल्दो यूएस के साथ हमने सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी थी, अगर याद हो तो। ठीक है, अंडर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। ठीक है, सो उसके बाद हमें NSG से वेवर मिल गया था, जिसके चलते हमें जो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल चाहिए था वो अवेलेबल हो गया था। ठीक है,
तो इंडिया को अब इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। सो इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, उसके अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी जो है जो कि वेपनाइज हो सकती है उसको कंट्रोल करते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट जो भी टेक्नोलॉजी है, जैसे आईसीबीएम हो गया, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर क्रूज मिसाइल के कुछ कंपोनेंट्स हो गए, तो इस टाइप की जो भी मिसाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसको आपस में शेयर करते हैं। लास्टली वाजिनार एग्रीमेंट है, यहाँ पे ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है। मतलब ड्यूअल यूज मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी जो सिविलियन यूज के लिए तो यूज होता है, लेकिन उसका साथ ही साथ मिलिट्री यूज भी हो सकता है। ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल करता है वाजिनार एग्रीमेंट। ठीक है, सो ये था मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? इसके अलावा बेसिल और रोटरडैम जो कन्वेंशन है वो भी है ना, हजार्डस केमिकल वेस्ट के लिए, लेकिन वो एनवायरमेंटली ज्यादा है। वो तो एनवायरनमेंट हो गया, यहाँ पे हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ना। इंडिया की सर न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी है एक, जिसमें वो बोलते हैं कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस इंडिया को मेंटेन करनी है। करेक्ट। कम से कम न्यूक्लियर वेपन हो जिससे कि हमारी संप्रभुता को भी खतरा ना हो सर। ये इसका सार है, मतलब इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का जो उसमें नो 2003 फर्स्ट, में आई थी। हाँ, नो फर्स्ट यूज का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यस सर, नो फर्स्ट यूज का भी। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है, हाँ, उसकी भी बात सेकेंड है। स्ट्राइक से। और सर एक और बात है कि इंडिया नो फर्स्ट यूज इतना स्ट्रिक्टली नहीं है सर इंडिया का। अगर इंडिया के सोल्जर्स पे कहीं पे भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या में जैसे कि बायोलॉजिकल अटैक या केमिकल अटैक कर दिया, तब भी इंडिया न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकता है सर। ये नहीं कि करेक्ट, हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला किया तो हम तभी करेंगे। इसमें सर करेक्ट, करेक्ट। बायोलॉजिकल और केमिकल वाला भी एक कंसेप्ट है। हाँ, मतलब वही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अगर आप हम पे यूज करते हो तो फिर इंडिया न्यूक्लियर, मतलब उसको मानेगा कि ये अब न्यूक्लियर अटैक की मतलब जवाब देना पड़ेगा इसको न्यूक्लियर अटैक में। सो ये देख लेना। सो दिस वाज इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ठीक है, जो कि ये 2003 में आया। सर ये सीटीबीटी से पहले की वो पार्शियल वाली भी थी ना, जिसमें मतलब अंडरग्राउंड को वो अलाउ करते थे और को नहीं करते थे। हाँ, एक वैसा भी था, बट आई थिंक इसमें वही जो मोस्ट रेलेवेंट है वही डिस्कस करी है इन लोगों ने। उसमें इंडिया पार्ट नहीं है। इंडिया मतलब न्यूक्लियर में तो किसी का भी पार्ट नहीं है। तो वो एक गेस, मतलब कभी भी आपको कंफ्यूजन भी हो रहा ना, तो एटलीस्ट ये सेफ गेस ले सकते हो कि न्यूक्लियर में किसी भी ट्रीटी का इंडिया पार्ट नहीं है। ठीक है, और अभी के लिए आगे चलते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, आई थिंक ये धर्मपाल सर आपका था, तो आप जी कंटिन्यू सर, कीजिए। मेरा ही है। हाँ, गुड इवनिंग सबको। आज हम अभी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो जब भी आप किसी का फेस देखते हो तो आप तुरंत पहचान लेते हो, मतलब आपके दिमाग में एक मेंटल कंस्ट्रक्ट बना हुआ है कि उस बंदे का चेहरा या फिर जो भी आपका फ्रेंड हो, कई साल बाद मिला तो उसका नाक कैसा दिखता था या उसकी आंखें थोड़ी वैसे कलर की थी, गोल्डन या येलो कलर की थी। मतलब आपके दिमाग में कुछ कंस्ट्रक्ट होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं उस बंदे को पहचानने के लिए अनकॉन्शियसली। तो वही चीज हम कंप्यूटर से कराते हैं तो उसको बोल देते हैं हम फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें तीन चीजों की जरूरत होती है कंप्यूटर को। एक तो कैमरा होता है, एक होता है एल्गोरिथम जो कि आपकी फोटो को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्मेट में, और एक होता है डेटाबेस जहाँ पे आपका फेसेस का डेटा स्टोर होएगा। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। जब आईफोन 10 लॉन्च हुआ था तो एक बहुत ज्यादा हाइप थी उसके अराउंड कि उसमें फेस अनलॉक है। तो जैसे ही आपके फेस को देखेगा वो फोन को अनलॉक कर देगा। तो वो है एक तरीके से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, पर बहुत छोटे स्केल पे वो। वैसे ही जैसे आप कैमरा में फिल्टर्स लगाते हो जिसमें वो आंखें बड़ी कर देता है, आपको गोरा बना देता है, आपका नाक पतला कर देता है, वो भी एक तरीके से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। या आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है कैमरा। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के प्रोसेस समझते हैं अभी हम। एक फोटो जैसे आपने किसी की खींची तो जो एल्गोरिथम होता है, जैसे आप इसमें फोटो में देख पा रहे हो डायग्राम में, वो एल्गोरिथम कुछ बिंदु आइडेंटिफाई कर लेता है, कुछ पॉइंट्स। जैसे आईज और नोज के बीच में जो ट्राइंगल बनेगा वो कितना बड़ा होगा, मतलब इन सारे डॉट्स की स्पेशल अरेंजमेंट। दिस इज द कीवर्ड, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स। तो फ्रॉम द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स वी गेट ए यूनिक फेशियल पैटर्न। So this is converted into digital format.
एंड इट इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो ये सब एल्गोरिथम से होता है। जिनको नहीं पता, एल्गोरिथम एक स्टेप होता है कंप्यूटर से कुछ भी काम करवाने का। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जिससे कि कंप्यूटर आपकी बात सुनेगा, आपका काम करेगा। उसको फिर डेटाबेस में हम स्टोर कर लेते हैं। डेटाबेस मतलब कि जहाँ पे भी आपका डेटा स्टोर होएगा, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर सर्वर, ये सब आपका डेटा स्टोर करते हैं। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के यूजेस तो जैसे बताए मैंने, कैमरा में होते हैं, आपका फेस आइडेंटिफाई करेगा, मूड, इमोशंस, एज या एज ब्रैकेट तक आइडेंटिफाई कर देता है कि कौन बंदा 25 to 30 या 50 to 60 एज का है। वो एक इसका एडवांस वर्जन है। तो अपना गवर्नमेंट के स्केल पे देखें या फिर अपना बड़े स्केल पे देखें हम फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। चाइना में आपने मास सर्वेलेंस का केस सुना होगा, इसमें शिनजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिम्स का। तो सीसीटीवी कैमरास के मदद से आप किसी एक बंदे को टारगेट कर सकते हो कि ये बंदा कहाँ से कहाँ जाने लग रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो इस स्केल पे चाइना यूज करता है। तो ये तो इसका एक यूज हो गया। बाकी सारे और भी यूजेस हैं इसके, जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट में आपका कोई बच्चे पिछड़ गए हैं, जैसे मेले में पिछड़ गए, भाई मेले में कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी आजकल। तो बच्चे का चेहरा आपने मशीन में फीड किया और फिर उसके पेरेंट्स को दिखा दिया कि ये यहाँ पे मिला था, तो उससे बच्चे को हम ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद एक यूज हो रहा है, जैसे हर बंदे का फेस एक यूनिक होता है, तो आधार में आप फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करने के लिए भी यूज कर सकते हो, रेदर देन कि आपका फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन हो। और आपका क्रिमिनल सर्वेलेंस में भी यूज हो सकता है, जो कि रिपीटेड ऑफेंडर्स है उनका आपने डेटा फीड किया इसमें ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन में, जो आप पेज नंबर 62 में बॉक्स में देख पाओगे, लास्ट पॉइंट जो है ये। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने एक ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया है पुलिस के लिए। तो एक सेंट्रल डेटाबेस होगा ये, जिसमें कि क्रिमिनल्स का फेस डाला जाएगा। अब उस क्रिमिनल ने मूछें लगा ली या फिर बाल बढ़ा लिए, तब भी उसका फेस आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि कुछ यूनिक पॉइंट्स होते हैं जो कि वो सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर लेता है। और जब वो सीसीटीवी में आएगा या किसी पब्लिक प्लेस में जाएगा तो वो पकड़ में आ जाएगा। इसको लेकर काफी कंसर्न्स भी है। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे अभी हमने इसके बहुत सारे बेनिफिट्स देखे, तो इसके कंसर्न्स भी है काफी सारे। पहला कंसर्न तो यही हो गया कि ये टेक्नोलॉजी अब इनेसेंट स्टेज में है बहुत ज्यादा। सपोज आप और आपका एक ट्विन है, तो एक ने क्राइम कमिट कर दिया, ए ने क्राइम कमिट कर दिया, पर बी बाहर खुला घूम रहा है, तो पुलिस तो उसको धर लेगी क्योंकि उसका फेस आएगा रिकॉग्निशन में सीसीटीवी कैमरास के। तो ये एक सिंपल सा इसका प्रैक्टिकल कंसर्न हो गया। अभी ये टेक्नोलॉजी नेसेंट स्टेज में है, ठीक है। तो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है ये। ड्यूअल यूज में सर्वेलेंस और फ्री मूवमेंट, इनके ऊपर ये वो लगेगा आपका, रोक लगाती है टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव है ना ये काफी चीज, कि गवर्नमेंट को कितना यूज करना चाहिए, कितना नहीं यूज करना चाहिए। सर्वेलेंस में देखे तो आपका फ्री मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी, आर्टिकल 21 में जो है, हाँ जी, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी आता है एक राइट। तो आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, दिस शुड नॉट बी द कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट इसको यूज कर सकती है पॉलिटिकल गेन्स के लिए। उसके बाद फ्री मूवमेंट में कि आप कहाँ जा रहे हो, जो फ्री मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19(1)(d), उसके रिगार्डिंग भी कंसर्न है इसमें। फिर आता है आपका डेटा प्रोटेक्शन से भी कंसर्न आता है। तो इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन के कितने खस्ता हालात है, इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। 2018 में ट्राई के जो चेयरमैन थे आपके RS शर्मा, उन्होंने ट्विटर पे पता क्या किया, ट्विटर पे अपना आधार नंबर डाल दिया और चैलेंज किया हैकर्स को कि ये मेरा आधार नंबर है, उखाड़ लो मेरा। क्या उखाड़ोगे? तो बंदों ने पता क्या क्या किया, उसका एड्रेस, उसका DOB, उसका फोन नंबर, उसका पैन नंबर, यहाँ तक कि उसके बैंक डिटेल्स भी बता दिए। तो इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन ऐसा है। तो ये भी एक कंसर्न है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेटाबेसेस का। फिर बाद में हम देखते हैं एक बिल्कुल नया ट्रेंड आया है, ये आपका रशियन हैकर्स और अमेरिकन हैकर्स की तरफ से, जिससे कि एक डीप फेक्स का कंसेप्ट होता है।
जिसमें जैसे कुछ वर्ल्ड लीडर कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है, आजकल सब उस पे टीवी पे आके इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे मोदी जी ने दिया था इंस्ट्रक्शन, नोटबंदी होगी आज से, वैसा ही हम मोदी जी का एक क्लोन बना सकते हैं वीडियो में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से। इसको बोलते हैं डीप फेक्स, एआई से बनता है ये। तो उसमें आपको ये दिखेगा कि मोदी जी बोलने लग रहे हैं, पर असल में वो मोदी जी नहीं बोल रहे, उनका कंप्यूटर जनरेटेड इमेज बोलने लग रही है। जो भी आप उससे खिलवा रहे हो वही वॉइस मॉड्यूलेशन में बोलेंगे और वही फेशियल एक्सप्रेशन के साथ। तो इसको डीप फेक्स बोलते हैं। तो इससे डिसइंफॉर्मेशन हो सकता है अगर किसी ने ऐसी वीडियो वायरल कर दी तो। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे डीप फेक ओबामा या डीप फेक टॉम क्रूज, तो आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे ये असली ओबामा बोल रहा है या ये नकली ओबामा बोल रहा है। तो ये भी इसका एक कंसर्न है, जो कि अभी मतलब पेंडोरस बॉक्स है ये टेक्नोलॉजी, इतना कुछ इसका चलन में नहीं आया है इंडिया में। तो दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट डीप फेक टेक्नोलॉजी। वे फॉरवर्ड में आपको ये लिखना होगा कि वही वाला वे फॉरवर्ड है कि बैलेंस बना के चलना पड़ेगा एक नेसेसिटी और प्रोपोर्शनलिटी में गवर्नमेंट एजेंसीज को। कि नेसेसिटी क्या है, मतलब अगर उस बंदे पे ये आपने अप्लाई नहीं की टेक्नोलॉजी तो क्या हो सकता है, या फिर प्रोपोर्शनलिटी आपको कितने हद तक उस बंदे को परस्यू करना है डीप फेक्स फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए। और जैसे एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, वैसे ही एक प्राइवेसी इम्पैक्ट अटेंडेंस असेसमेंट नाम की चीज होती है, जिसमें कि आप ऑर्गेनाइजेशन की मदद से आप पर्सनल आइडेंटिफाइबल डेटा कलेक्ट करोगे, जो कि प्राइवेसी रिस्क को असेस करेगा। ठीक है, उसके बाद एस्टैब्लिशिंग कंसेंट बेस्ड डेटा एंड स्टैंडर्ड्स एंड लेजिस्लेशंस, इसमें फिर आप डेटा प्रोटेक्शन बिल आएगा एक, और बस इतना ही था। ठीक है, आई थिंक काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने इसको। आगे चलते हैं काउंटरफीट करेंसी नोट्स के ऊपर। सो अभी न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक डेटा आया कि काउंटरफीट करेंसी का जो बैंकिंग सिस्टम में जो प्रोपोर्शन था दैट हैज़ कम डाउन। ठीक है, और ये इन्होंने कंपेयर किया विद रिस्पेक्ट टू जो काउंटरफीट करेंसी बैंकिंग सिस्टम में थी, फ्रॉम 43 करोड़ इन 2016 टू अबाउट 8.6 करोड़ इन 21-22। ठीक है, तो एक बहुत शार्प डिक्लाइन आया है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कहना है। सो ये काउंटरफीट करेंसी वाला जो इशू है, ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर अगर हम पढ़ें तो ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आप ये पार्ट को पढ़ोगे। ठीक है, तो ये एनसीआरबी का बेसिकली इसमें डेटा कलेक्ट किया उन लोगों ने, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि कितना फेक करेंसी सीज किया है हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी ने। अभी करंटली हम बात करें हमारे क्या क्या स्टेप हैं टू प्रिवेंट सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट नोट्स। तो पहला, काउंटरफीटिंग इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी सेक्शन 489A टू 489E। यहाँ पे तो हमारे पास आईपीसी के अंडर ये ऑफेंस ही है। प्लस दिस इज इम्प्रिजन पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 7 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और बोथ। और अभी रिसेंटली हमने यूएपीए के अंदर अमेंडमेंट किया था, और अमेंडमेंट करने के बाद जो हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन नोट्स हैं उसको हमने यूएपीए के अंडर भी डाल दिया। ठीक है, यानी अगर आप पाए जाते हो या कोई पाया जाता है काउंटरफीट करता हुआ करेंसीज को, तो उसके अंडर यूएपीए के अंडर कार्रवाई हो सकती है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है। नेक्स्ट, आरबीआई की तरफ से भी कुछ मेजर्स लिए गए, जैसे कि सिक्योरिटी फीचर्स डाले गए हमारे इंडियन बैंक नोट में, जैसे कि वाटरमार्क हो गया कि आप उसको गांधी जी का फेस आपको बना हुआ दिखता है, सिक्योरिटी थ्रेड है, लेटेंट इमेजिंग है, माइक्रोलेटिंग है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है, फ्लोरोसेंट है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी फीचर हमने नोट के अंदर या आरबीआई ने पहले से ही डाल रखे हैं। फिर कॉन्टिन्यूअल अपग्रेड ऑफ बैंक नोट सिक्योरिटी फीचर, तो टाइम के साथ बैंक नोट्स जो है उनको चेंज करते रहते हैं, उनमें सिक्योरिटी फीचर ऐड करते रहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आरबीआई लेती है टू डिस्करेज यूज ऑफ काउंटरफीट करेंसी। नेक्स्ट, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, इंस्टॉलेशन करती है नोट सॉर्टिंग मशीन का। फिर एक फोर्ज नोट विजिलेंस सेल जो है हर बैंक के अंदर बनाया गया है, जो कि खासा ध्यान देता है काउंटरफीट नोट्स की तरफ। ठीक है, और फिर लास्टली हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूसली ट्रेनिंग करता रहता है लोगों की, सो दैट कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके टू डील विद काउंटरफीट करेंसी सर्कुलेशन। नेक्स्ट, अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं कि हम फेक करेंसी नोट जो है उनको
डिस्करेज करे। तो पहला एक फेक इंडियन करेंसी नोट कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया गया है जो कि इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयर करता है विद सिक्योरिटी एजेंसी एट बोथ स्टेट एंड नेशनल लेवल। ठीक है, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, क्लोज वॉच बना के रखती है हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज, चाहे वो फिर सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो। तो इसमें रॉ आ गई, रॉ भी हो है, आईबी भी है, और फिर स्टेट के लेवल पे अपनी अपनी जो भी उनकी सिक्योरिटी टीम्स है उनके साथ शेयर की जाती है। एनआईए के अंडर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर एक डेडिकेटेड सेल है कॉल्ड टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल, जो कि इस पूरे फेक करेंसी का जो नेटवर्क है उसको मॉनिटर करता है और इन्वेस्टिगेशन या रेड्स कंडक्ट करता है इन सब चीज़ों पे। ठीक है, और एक लैंडमार्क जो केस हमने पता ही है डिमोनेटाइजेशन वाला, वो स्पेसिफिकली फेक इंडियन करेंसी नोट्स को टारगेट करने के लिए किया गया था, तो अब वो भी जरूर लिखना है इसके अंदर। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी कुछ कॉपरेशन करते हैं, बिकॉज जैसे कि आपको पता है भूटान और नेपाल तो डायरेक्टली इंडियन करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं बांग्लादेश वगैरह के अंदर भी इंडियन करेंसी स्मगल की जाती है। ठीक है, ऑल्दो इतना डायरेक्टली यूज तो नहीं होता, बट हाँ स्मगल जरूर होता है। तो इनके साथ हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं कि लोगों को सेंसिटाइज कर सके ऑन स्मगलिंग एंड काउंटरफीटिंग ऑफ इंडियन करेंसी। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट स्टेप मतलब पार्ट है जो आपको लिखना चाहिए कि इन कंट्रीज से हमारा जो हमारी कंट्री के अंदर फेक करेंसी नोट जो है इन कंट्रीज के थ्रू काफी आ जाते हैं, मतलब खासकर नेपाल के थ्रू फेक करेंसी नोट काफी आ जाते हैं इंडिया के अंदर। तो उनका वहां पे भी हमें डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है इस चीज के अंदर। अब थ्रेट की बात करें काउंटरफीट करेंसी से हो क्या जाता है, तो पहला ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन वगैरह में इस्तेमाल होता है। काउंटरफीट करेंसी अगर इकोनॉमी में आ जाती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो हमारी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी खतरा रहता है। मॉनेटरी ट्रांसमिशन या मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि आपने एक शैडो बोल सकते हैं कि इकोनॉमी खड़ी कर दी। नेक्स्ट, लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब इस स्केल बहुत बड़े स्केल के ऊपर अगर काउंटरफीट करेंसी होने लग जाएगा तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले तो क्या था कि सपोज आपको सिक्का मिलता था तो सिक्के की उतनी वैल्यू हुआ करती थी कि अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का है तो उसमें 1 रुपए का वो मेटल है, लेकिन अब वो चीजें नहीं है। एक नोट जो है वो केवल ट्रस्ट के ऊपर चलता है, अगर ट्रस्ट नहीं है तो उस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप नोट को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा रहता है कि मैं ये धारक को ये गारंटी देता हूँ कि इतना इतना उसको दिया जाए या उतने वैल्यू का उसे गुड दिया जाए, लेकिन अगर पब्लिक ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। सो इस सेंस में पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए। हिस्ट्री के अंदर आपने हम श्योर एक एग्जाम्पल जरूर जानते होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसने कॉपर करेंसी मिंट करी थी। ठीक है, लेकिन उससे गलती ये हो गई कि वो काउंटरफीट करेंसी को नहीं रोक पाया और उसके चलते उसका पूरा एक्सपेरिमेंट जो था वो बेकार हो गया। सो आप समझ सकते हो हिस्ट्री से हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है कि अगर पब्लिक कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है तो फिर इकोनॉमी का क्या होता है। नेक्स्टली, इंक्रीज इन टेररिज्म, तो मनी लॉन्ड्रिंग होता है इसके थ्रू, टेरर फाइनेंसिंग होती है, तो वो आप लिख सकते हो। और फिर लास्टली इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हमने देख ही लिया। सो अब वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज अभी तक जो हमने स्टेप लिए हैं उसका केवल लिमिटेड सक्सेस ही मिला है, और ये काउंटरफीट करेंसी का जो इशू है अभी भी कंट्री को हॉन्ट कर रहा है। सो आरबीआई का ये रिपोर्ट था कि अभी और भी कुछ स्टेप्स लेने के लिए लिया जा सकता है, जैसे कि डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस कर दें। तो आप जैसे कि जानते हो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सीबीडीसी, जो हम लोग कई बार बात करें, जो कि एक डिजिटल करेंसी है बैक्ड बाय ब्लॉकचेन। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग ये चीज इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी जो है वो काउंटरफीट करेंसी डिजिटल फॉर्म में ना इंट्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है, यानी ये टेम्पर प्रूफ है, यानी आप किसी तरीके से हैक नहीं कर सकते या इसके जैसा सिमिलर कुछ चीज नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट, इंक्रीज करो डिजिटल ट्रांजैक्शन, तो ऑटोमेटिकली जो नोट के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। लॉ इन्फोर्समेंट कंसिडरेशन, यानी लॉ जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको और एम्पावर कर सकते हैं सो दैट दे कैन इफेक्टिवली डील विद काउंटरफीट थ्रेट्स। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर, जिसके अंदर हम लोग जो हमारे करेंसी नोट्स हैं उसके अंदर और थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट डिटेक्शन मैकेनिज्म जो है बैंक ब्रांचेस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि फेक
फेक जो नोट्स हैं वो आते ही पता लग जाए, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट वी कैन टेक, और भी आप ऐड ऑन कर सकते हो इसके अंदर। सो दिस वाज रिगार्डिंग काउंटरफिट करेंसी नोट्स। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? सर नेपाल पे अपनी सशस्त्र सीमा बल होती है, और वो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे सर बीएसएफ होती है, तो उनके रोल को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं सर। करेक्ट, तो वो भी है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। तो NSCN IM जो है, नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड, आईसेक मोविया, इसने ऑब्जर्व किया अपना 25th ईयर ऑफ साइनिंग द इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा नागाज के बारे में देख लेते हैं कि आखिर नागाज हैं कौन। तो नागा जो है एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब कि ये एक ट्राइबल्स का ग्रुप है जिन्हें हम कॉमनली नागाज बोलते हैं। लेकिन ये नागा जो ट्राइबल ग्रुप है, इनके अंदर अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे तो बहुत सारी ट्राइब्स आपको और मिल जाएंगी, जैसे आओ, आंगमी, चांग, कुकी, लोथा, रेंगमा, बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स आपको और मिलती जाएंगी, और इन्हें कलेक्टिवली हम लोग नागा बोल देते हैं, ठीक है। और इन यानी कहने का मतलब ये नागा जो है कि कोई कंपोजिट कल्चर नहीं है लोगों का, बल्कि इनके अंदर फर्दर डिविजन है। यहाँ पे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट उनका कल्चर है, डिफरेंट उनका ड्रेसिंग सेंस है, सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन एक जोग्राफिकल एंटिटी में वो लोग रहते हैं, इसलिए हम उनको नागा बोलते हैं, या कुछ कल्चरल सिमिलैरिटीज है, ठीक है, ओवर आर्चिंग कुछ कल्चरल सिमिलैरिटीज बोल सकते हो, जिसकी वजह से उन्हें कलेक्टिवली नागा बोल देते हैं, ठीक है। और ये रहते क्या है, तो ये नागालैंड का जो एरिया है वहां पे रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये नागा ट्राइब्स जो आपको मणिपुर में भी मिल जाएगी, अरुणाचल में मिल जाएगी, असम में मिल जाएगी, और पार्ट ऑफ देम आर ऑल्सो लिविंग इन द म्यांमार रीजन, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो अभी एग्रीमेंट हुआ है ये किस किस के बीच में हुआ है, ठीक। सो ये NSCN IM जो है ये एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल लो इसको, ठीक है। तो इसके साथ हम लोगों ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था बैक इन 1997, ठीक है। और दिस वाज हेराल्डेड एज इंडो नागा पीस टॉक्स, और इसका आइडिया ये था कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है इस ग्रुप की, जो कि ये ऑन द बिहाफ ऑफ नागाज उन चीजों को डिमांड करा था, तो उनको रिजोल्व करने के लिए था, ठीक है। लेकिन अभी तक ये जो एग्रीमेंट है इसके अंदर जो रेजोल्यूशन आना था वो अभी भी इल्यूसिव रह रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा और इसको डेप्थ में जाना जरूरी हो जाता है। बट आगे जाने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये पूरा टाइमलाइन क्या रहा था। तो ब्रिटिशर पीरियड के अंदर ये जो नागालैंड वाला जो एरिया है इसको उन्होंने ट्राइबल एरिया घोषित कर रखा था, ठीक है, और इसको अपना एक ऑटोनॉमस रीजन बना रखा था, ठीक है। तो जैसे ही वो छोड़कर गए ब्रिटिशर्स, तो ये वाला जो पार्ट है इंडिया के अंदर हम लोगों ने मिला लिया, ठीक है। यहाँ पे एक सर अकबर हैदरी करके एक एग्रीमेंट हुआ था NNC के बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, जिसके थ्रू ये पूरा जो रीजन है हम लोगों ने इंडिया के अंदर इंटीग्रेट कर लिया था। तो NNC क्या है, ये एक नागा नेशनल काउंसिल है लेड बाय अनागामी जापू फिजो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था तो इन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन सर अकबर हैदरी एग्रीमेंट के अंदर हम लोगों ने इनको पीसफुली बोला कि आप विद इन इंडिया जो भी सोल्यूशन चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, यानी विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज बोला गया, इन लोगों ने तब एग्री भी कर लिया कि हाँ हम लोग रेडी हैं। लेकिन बाद में डिफरेंसेस जो है इनके बीच में बढ़ते गए और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी बढ़ता गया, ठीक है। तो 1952 में पीजो ने फॉर्म करी एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नागा फेडरल गवर्नमेंट एंड नागा फेडरल आर्मी, ठीक है। तो ये इन्होंने एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट में आ गई थी विद द इंडियन गवर्नमेंट, और वहां पे इस स्पेसिफिक इंसर्जेंसी के रिस्पॉन्स में 1958 में एक लैंडमार्क लॉ आता है जो इंटरनेशनल हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड अफ्स्पा, ठीक है। तो अफ्स्पा पहली बार जो है वो नागा इंसर्जेंसी है उसको कंट्रोल करने के लिए आया था, ठीक है। और इसी के रिस्पॉन्स में काफी लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला, और उसके बाद शिलोंग अकॉर्ड साइन होता है, ठीक है, जहां पे अगेन एक सीज फायर एग्रीमेंट की बात होती है, ठीक है।
एनएनसी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एनएनसी थी, इसमें से फर्दर बाइफर्केशन हो जाता है, कुछ ग्रुप्स इसमें से निकल जाते हैं, नेमली आइसेक मूविया और एसएस खापलांग। ठीक है, तो ये जो पहले आइसेक मूविया, ये दो अलग अलग पर्सन होते हैं, ये दोनों मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और एक एसएस खापलांग जो है ये अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और दोनों एनएसएनसीएन के नाम से बनाते हैं। ठीक है, जो अभी हमने फुल फॉर्म देखा था। ठीक है, तो एक एनएससीएन आईएम है और एक एनएससीएन खापलांग है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पहला वाला है जिसके साथ अभी हम सीज फायर एग्रीमेंट की बात करें, इसके साथ इंडियन गवर्नमेंट का सीज फायर है। बाकी एनएससीएन खापलांग के साथ कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है, यह कॉन्टिन्यूसली हमारी आर्म फोर्सेस को अटैक करता है। और इफ यू रिमेम्बर, हमने एक ऑपरेशन सनराइज नाम से क्रॉस बॉर्डर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था म्यांमार में कई साल पहले, अब तो आई थिंक 4-5 साल हो गए। तो हमने म्यांमार के अंदर क्रॉस किया और इनके जो टेररिस्ट हाइड आउट्स है उन पर जाके अटैक किया था। ठीक है, यह ऑर्गेनाइजेशन यूएपीए के अंडर बैंड भी है, तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। सो एनएससीएन आईएम के साथ हम लोगों ने 1997 के अंदर सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया, और उसके बाद एनएससीएन खापलांग जो है वो अलग एक फैक्शन बन गया। ठीक है, और अभी तक हमारा जो एग्रीमेंट है एनएससीएन आईएम के साथ चल रहा है। सो ये था पूरा कहानी नागा कन्फ्लिक्ट का अभी तक। इसमें किसी को डाउट है क्या नागा ये टाइमलाइन के अंदर? ठीक नहीं है है सर। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अभी ये पीस टॉक में क्या डिमांड चल रहा है? ठीक है, तो इशू ये हो रहा है कि एनएससीएन आईएम जो है वो अपने आप को एक ऑल एनकम्पासिंग स्टेक होल्डर बोल रहा है कि ये नागास के बिहाफ पे नेगोशिएशन कर रहा है। लेकिन जैसा अभी हमने देखा, नागा जो है एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी अलग अलग क्लैंस है या ट्राइब्स है जिनकी अपनी कुछ एस्पिरेशंस है। तो इसलिए आपस में एक तो कन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एनएससीएन आईएम की क्या डिमांड है स्पेसिफिकली, तो इनकी 3 मेजर डिमांड है। पहला, एक सेपरेट फ्लैग हो, दूसरा एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो, और तीसरा ग्रेटर नागालिम हो। ग्रेटर नागालिम, ग्रेटर नागालिम क्या है कि हम एक ब्रॉड स्टेट बनाएं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो रीजन है मणिपुर का इंक्लूड करें नागालिम के अंदर, नागालैंड का तो है ही, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, और म्यांमार का जो रीजन है ये वाला। ठीक है, ये रीजन बोल रहे हैं कि ये ग्रेटर नागालैंड है और ये हमें चाहिए, तब जाके हम शांत बैठेंगे। लेकिन ये चीज आप समझ सकते हो पॉसिबल नहीं है। पहला तो इंटरनेशनल वो एरिया मांग रहे हैं, और फिर इतना लार्ज स्केल एरिया एक स्पेसिफिक ट्राइबल के लिए देना वुड बी अगेंस्ट इंडियाज इंटीग्रिटी। सो इंडिया इसको आई होप मतलब नहीं देगा। ठीक है, या दे नहीं सकते हम लोग, और इसी कारण ये इशू बना हुआ है इस पूरे रीजन में। सो ये 3 डिमांड आपको पता होना चाहिए, क्या 3 डिमांड थी इनकी। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे और भी ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर या उनके अंदर आपस में भी कन्फ्लिक्ट है कि एक्चुअली डिमांड क्या है उसको लेके। फिर जैसा कि आप जानते हो, हम लोगों ने ये जो रीजन है इनको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है। हमारे पास आर्टिकल 371 वाला जो पूरा पोर्शन है, यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन की बात करते हैं। आई होप आपने लक्ष्मीकांत में ये वाला पार्ट जरूर पढ़ा होगा, स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन स्टेट वाला। तो उसके अंदर 371 ए के अंडर स्पेसिफिकली हम लोगों ने नागालैंड को कुछ ऑटोनॉमस या कुछ कंसेशंस दे रखे थे या स्पेशल राइट्स दे रखे थे। सो इन राइट्स के अंडर अभी रिसेंटली ये चीज बोला गया, या बैक इन 2013 ये चीज बोला गया था कि इनके पास मिनरल जो ऑयल यहाँ से निकल रहा है इस रीजन से, उसके ऊपर रेगुलेशन डेवलपमेंट की पावर नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगा ये चीज। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन सेट कर दी गई, जो कंसेशन या जो लिबर्टीज दी गई थी इनको अंडर आर्टिकल 371 ए। ठीक है, जिसके चलते अगर कोई भी हमें नागा अकॉर्ड में कोई भी ऐसा डिसीजन मानना पड़ता है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। मतलब ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको आंसर में जरूर लिखनी है। जैसे कि आप लिखोगे 371 ए लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये नागालैंड के डायरेक्टली रिलेटेड है। फिर आप इसके अंदर ILP वगैरह के बारे में लिख सकते हो। ठीक है,
कि ILP रीजन के अंदर भी नागालैंड के बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट, कंसर्न्स फ्रॉम अदर स्टेट, बिकॉज अभी जैसे हमने देखा मणिपुर का जो रीजन है वहां पे भी ये लोग कह रहे हैं कि ये हमारा पार्ट है, असम का भी बोल रहे हैं हमारा पार्ट है, अरुणाचल में भी बोल रहे हैं हमारा पार्ट है। तो ये एक फेडरल इशू भी क्रिएट कर देगा, बिकॉज ये स्टेट्स नहीं चाहते अपनी पार्ट को सेसीड, पार्ट को लूज आउट करना, तो उनकी तरफ से भी कंसर्न है। साथ ही साथ ये जो NSC है ना, ये यहाँ पे वर्क कैसे करता है, ये अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है। मतलब वैसे बोला तो नहीं चाहिए, बट कुछ एक रीजन में अपनी सी पैरेलल सी गवर्नमेंट चलाता है। आई थिंक एक आयुष्मान खुराना की मूवी भी आई थी रिसेंटली इसी चीज पे। आई थिंक शायद नाम उसका अनेक था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट उसकी मूवी आई थी जिसमें शायद ये बहुत अच्छे से दिखाया हुआ था, ये पूरा इस रीजन में क्या चलता है। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है, मतलब गवर्नमेंट बना ली तो यार इनको टैक्सेस भी तो चाहिए होंगे, लेकिन क्या यहाँ पे इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं कि ये कर सके। तो ये क्या करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, किडनैपिंग्स करते हैं, ड्रग स्मगलिंग वगैरह करते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज से अपने आप को फंड करते हैं, और इसके चलते इस रीजन में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है या कई बार कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो मणिपुर का जो रीजन है यहाँ पे ब्रॉडली दो रीजन आप देखने को मिलता है, एक प्लेन रीजन है और एक हिल रीजन है। ठीक है, हिल रीजन के अंदर ये नागास डोमिनेट करते हैं, लेकिन ये जो हिल रीजन है यहाँ पे एक जोग्राफिकली बहुत छोटा रीजन है मणिपुर के अंदर। वहीं ये जो प्लेन रीजन है यहाँ पे और ट्राइब्स रूल करते हैं, जिसमें से एक मेजॉरिटी, एक पावरफुल ट्राइब है मेटी। ठीक है, मेटी ट्राइब। कई बार यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि ये मेटी जो है आप कौन से स्टेट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हो, तो आपको पता होना चाहिए मेटी ट्राइब जो है नागालैंड के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, सॉरी मणिपुर के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो इनमें आपस में कंफ्लिक्ट चलता रहता है। मेटी जो है वो प्लेन में रहते हैं और वो चाहते हैं कि ये नागालैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ना अप्लाई हो, अदरवाइज वो जो है वो माइनॉरिटी बन जाएंगे इस रीजन में। ठीक है, सो ये कुछ कंफ्लिक्ट है। नेक्स्ट, लो ट्रांसपेरेंसी और लिमिटेड पार्टिसिपेशन है, बिकॉज ये जो चीजें बहुत ही ज्यादा सीक्रेट तरीके से होती है। सो इसलिए कई बार ये जो है मीटिंग्स के अंदर बहुत नैरो या वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों को फायदा होता है। सो ये कुछ इश्यूज थे जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। अब वे फॉरवर्ड पे आते हैं। पहला, नेगोशिएशन शुड बी केप्ट आउट ऑफ पब्लिक गेज एज फार एज पॉसिबल, बिकॉज जब भी आप इस टाइप के जो एग्रीमेंट है ब्रॉडली या डे लाइट में, या कहने का मतलब पब्लिकली करने की कोशिश करोगे, तो इन सब इश्यूज का पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली कोई जो आउटकम है या जो अच्छा आउटकम है वो कभी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वो पॉलिटिसाइजेशन को रोकने के लिए और इस चीज को इफेक्टिवली डील करने के लिए हमें थोड़ा सा प्राइवेसी की जरूरत है नेगोशिएशंस में। नेक्स्ट, स्टैंड फर्म्स अगेंस्ट प्रेशर टू सिक्योर क्विक फिक्स। तो ऐसा कोशिश नहीं करना है कि बहुत तेजी से हम लोग एग्रीमेंट को सॉल्व कर ले। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया का जो इंसर्जेंट वाला आप जो टाइम पीरियड है वो हमेशा इस बेल शेप कर्व के रिस्पॉन्स में देखते हो। बेल शेप कर्व मतलब कि इंसर्जेंसी शुरू होती है, धीरे धीरे वो पीक पकड़ती है और फिर धीरे धीरे वो फॉल करने लग जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली स्टेट की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। इंसर्जेंट ग्रुप्स थोड़े टाइम के लिए पावरफुल हो सकते हैं, कुछ एक समय के लिए पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक पावरफुल नहीं रह सकते। ठीक है, यही सेम चीज आप नक्सल के रिस्पेक्ट में देख सकते हो कि नक्सल एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे, चैलेंज कर रहे थे गवर्नमेंट को, लेकिन अब धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हैं। वही सेम चीज यहाँ पे भी है, बेल शेप कर्व इसको बोलते हैं। ये जरूर लिखना, इंटरनल जो भी सिक्योरिटी का आंसर है जहाँ पे भी इंसर्जन मूवमेंट आता है तो बेल शेप कर्व के बारे में लिखना। ठीक है, नेक्स्ट, प्रायोरिटी शुड बी ऑन स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट सच एज ऑटोनॉमी इन नागा इनहेबिटेड एरिया एंड मणिपुर इन द वर्किंग ऑफ पैन नागा बॉडी। ठीक है, तो ये वाइडर स्टेक होल्डर अप्रोच लेने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने की जरूरत है, और पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, क्रॉस कल्चरल ओपननेस क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि ये जो पेरोकियल माइंडसेट है कि हमारा लैंड, सन ऑफ सॉइल फैक्टर जो है ये खत्म हो। सो ये था कुछ ब्रॉड आइडियाज जो आपको पता होने चाहिए इसके नागा पीस अकॉर्ड के रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें किसी को अभी तक कोई डाउट या कुछ पूछना है या कुछ ऐड करना है? सर, इस रीजन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो नेक्स्ट इंडस्ट्री जहाँ भी सेटअप होगी वर्ल्ड की वो होगी सर इंडो चाइना रीजन में, अपना म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया वगैरह। तो इंडिया के लिए गेटवे है सर नागालैंड, साउथ ईस्ट एशिया में। करेक्ट, बॉर्डर स्टेट्स हैं, चिकन नेक कॉरिडोर पड़ता है यहाँ पे। ठीक है,
वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन का है, एक्ट इस पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। ऑलराइट, आगे चलते हैं, न्यूज इन शॉर्ट। सो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं पार्ट को। तो पहला देखिए निदान पोर्टल। निदान नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ अरेस्टेड नारकोटिक्स नार्को ऑफेंडर्स। तो ये निदान जो पोर्टल है ये बनाया है एनसीबी ने। एनसीबी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? और होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, करेक्ट। आता है इसके अंदर नहीं मिनिस्ट्री फाइनेंस, मेन्यू के नहीं अंदर भी तो आता हाँ बता रहा हूँ, एक सेकेंड। सो एनसीबी जो है वो एमएचए के अंडर आता है, एंड देन हमारे पास एक सीबीएन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो कंफ्यूज मत होना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये दो अलग अलग एजेंसी हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, नाम सिमिलर से लग रहे हैं, वही सेम चीजें हैं, आगे पीछे कर दिए, लेकिन डिफरेंस है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है ये लाइसेंसेस देता है, किसी को अगर सपोज नार्कोटिक सब्सटेंस उगाना है फॉर मेडिकल पर्पसेस तो उसके लिए भी लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करता है। वाइल एनसीबी जो है ये एक प्योरली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, या मतलब कंट्रोल करती है नार्कोटिक्स को फैलने से, इलीगल नार्कोटिक्स को, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो अभी इन्होंने ये जो सिस्टम डेवलप किया है इसके थ्रू हम जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनको फटाफट पकड़ पाएंगे, मतलब यानी अगर वो कभी आगे ऐसा कोई नार्कोटिक्स में ट्रेड करे तो हम उन्हें रैपिडली पकड़ पाएंगे। साथ ही साथ ये इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ई प्रिजन सिस्टम के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले जैसे डिस्कस किया है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इंडिया के अंदर बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में। अगर आप जुडिशरी में पेंडेंसी केसेस देखोगे तो करंटली हमारे पास ऑलमोस्ट 4 करोड़ से ऊपर जो केसेस है पेंडिंग है, और कई केसेस उसमें 2-2, 3-3 साल पड़े रहते हैं। अंडर ट्रायल का आप डेटा देखोगे तो 60% हमारे जो प्रिजन के अंदर लोग हैं वो अंडर ट्रायल है। ओवर पॉपुलेशन का आंकड़ा देखोगे प्रिजन में तो 114% है, ठीक है। तो इतनी खराब हालत है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। तो उस सेंस में इस डेटाबेस के थ्रू हम पूरा जो ई प्रिजन सिस्टम है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे। प्लस इसको इंटीग्रेट किया जाएगा विद क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसके थ्रू पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा। अब चार्जशीट बनाने के लिए या चार्जेस फ्रेम करने के लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं है, सीधा उसको इस डेटाबेस में फीड करो, सीधा वो जुडिशरी के जो कोर्ट है वहां पे चला जाएगा, उनके पास पूरा डेटा रहेगा। अब जो अक्यूज्ड है उसको पुलिस को प्रिजन से, जैसे अगर आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि बोलते हैं आज इस प्रिजनर की पेशी है, तो प्रिजनर जो होता है 2 टाइप की कस्टडी होती है, एक पुलिस कस्टडी, एक जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में उसको प्रिजन में भेजा जाता है, जैसे बोलते हैं ना जेल, ठीक है। तो जेल से फिर उसको लेकर आते हैं जब भी हियरिंग होती है, फिर उसको वापस लेके जाते हैं, उसके साथ 10 लोग लगाने पड़ते हैं कि ये कहीं इसको कोई मार ना दे या ये छूट के ना भाग जाए। तो इसमें बहुत सारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है, टाइम इतना स्पेंड होता है। कई बार क्या होता है कि वो पुलिस वाले जो प्रिजन के जो ऑफिसर्स हैं वो लेके आ ही नहीं पाते उन लोगों को, जिसके चलते हियरिंग टल जाती है, ठीक है। तो हियरिंग टल जाती है तो इसी कारण जो डिले है इन सब केसेस में बहुत लंबा हो जाता है। सो ये इंटीग्रेट करने से, जैसे ई प्रिजन में क्या होगा, क्या अब उस प्रिजनर को फिजिकल कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है, वैन में डालकर 10 पुलिस वाले उसके साथ ले जाकर उसको लाने की जरूरत नहीं है, सीधा एक बोलो व्हाट्सएप कॉल करो, मतलब व्हाट्सएप में बहुत इनफॉर्मल तरीके में बोल रहा हूँ, वैसे तो उनका एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर रहता होगा, लेकिन जैसे एक आइडिया के तौर पे बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप कॉल किया, उसके ऊपर सामने प्रिजनर बैठा है, सामने जज बैठे हैं, और आजू बाजू में जो भी प्रोसिक्यूटर हैं, उसके खुद प्रिजनर के जो भी वकील वगैरह वो सब बैठे, तो अब बहुत इफेक्टिवली और बहुत फास्ट तरीके से पूरा केस का रेजोल्यूशन हो जाएगा। तो ये आइडिया है निदान का, स्पेसिफिकली नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बनाया है इसको फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस ऑफ नार्को ऑफेंडर्स। तो ये था निदान के बारे में। आगे चलते हैं, फॉरेंसिक प्रोब मैंडेटरी। तो ये दिल्ली पुलिस पहली इंडिया की पुलिस बन चुकी है जिसने एक मैंडेटरी क्लॉज लगा दिया, या प्रोविजन लगा दिया कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जहां पे सजा जो है 6 साल से ऊपर की बनती है, वहां पे आपको मैंडेटरी फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना है। करंटली अगर हम बात करें, हमारी जो पुलिस है वो बहुत ही कैपेसिटी बिल्डिंग के टर्म्स में बहुत कम है, मतलब ऐसे ह्यूमन रिसोर्स जो फॉरेंसिक रिसर्च कर सके ऐसी बहुत कम है, जिसके चलते प्रॉपर एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट ही नहीं होते।
और उसी के चलते बहुत सारे क्रिमिनल्स जो है वो छूट जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। ठीक है, लैक ऑफ एविडेंस वो इस वजह से भी होता है कि लोगों में कैपेसिटी नहीं होती या लेथार्जी होती है फ्रॉम द साइड ऑफ पुलिस। तो बस ये याद रख लो कि एक शाइनिंग एग्जाम्पल है ये दिल्ली पुलिस का ये नया जो जजमेंट है वो। नेक्स्ट, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। तो अभी इंडिया बिगिन कॉपरेशन विद बहरेन बेस्ड सीएमएफ। ठीक है, तो सीएमएफ एक मल्टी नेशनल नेवल पार्टनरशिप है टू प्रमोट सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी अमॉन्ग इंटरनेशनल वाटर्स। ठीक है, इसमें इंडिया मतलब इंडिया डायरेक्टली मेंबर तो नहीं है, बट इंडिया बहरीन के साथ कॉपरेट कर रहा है इसके अंदर। तो ये 34 नेशंस का एक ग्रुपिंग है जिसको कमांड करते हैं यूएस के नेवी वाइस एडमिरल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं ये लोग? तो काउंटर नार्कोटिक्स, काउंटर स्मगलिंग एंड सप्रेसिंग पायरेसी एंड एनकरेजिंग रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, इतना ही इसमें जानने लायक है, ज्यादा कुछ खास है नहीं है। आगे चलते हैं, ऑपरेशन स्काईलाइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। सो अभी इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया अपना सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन रेडीनेस अंडर द ऑपरेशन नेम स्काईलाइट। सो सैटेलाइट बेस्ड जो सिस्टम है हम लोगों ने इसलिए बनाया है ताकि कभी अगर हमारी टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी जो है वो डिसरप्ट हो जाए तो वी कैन कम्युनिकेट वाया सैटेलाइट सिस्टम। इसके अलावा और भी कई कम्युनिकेशन सिस्टम रहते हैं, जैसे आपको पता ही हो आजकल वॉर जो है बहुत ही एसिमेट्रिकल हो गया कि आप अटैक करने जाओगे तो सबसे पहले आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को अटैक करता है, रेडार्स को अटैक करता है, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस को अटैक करता है, सैटेलाइट को भी अटैक कर सकता है। तो उसकी जगह फिर आप क्या यूज करोगे? अगर लेट्स से सैटेलाइट्स भी अटैक हो जाती है तो फिर आप वही पुराने तरीके में आ जाओगे, जैसे टेलीग्राम हो गया। वैसे टेलीग्राम तो हम लोगों ने बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन मोर्स कोड कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, मोर्स कोड, अब ये सब चीज लोगों के लिए तो बंद हो गई है, लेकिन आई एम श्योर कि शायद मिलिट्री अभी भी इन सब टेक्नोलॉजीज का यूज कर रही होगी, बिकॉज ये प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी अभी भी काफी रेजिलिएंट है। तो इन सब टेक्नोलॉजीज का इनके पास ऑप्शन रहता है ताकि कभी भी किसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन सिस्टम ना काम करे तो एटलीस्ट ये सब चीजों पे फॉल ऑन कर सकें ये लोग। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनलाइक एयरफोर्स और नेवी जिनके पास अपनी डेडिकेटेड सैटेलाइट है, आर्मी के पास ऐसी कोई डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं है। आर्मी करंटली एक सैटेलाइट यूज करता है लेकिन वो डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं है। आर्मी को सिर्फ अलाउड है 30% कम्युनिकेशन बैंडविड्थ यूज करने का और GSAT-7 है जो ये शेयर करता है विद इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के साथ ये चीज शेयर कर रहा है। सो याद रखना GSAT-7A जो सैटेलाइट है ये ठीक है, आप ये लोग बता दो GSAT-7 जो है 7A ये किस टाइप की सैटेलाइट है? कोई बताना चाहेगा? सर What जियो kind? सिंक्रोनस सैटेलाइट है हाँ, मतलब आपने ज्यादा ही टेक्निकल बता दिया, थोड़ा और बेसिक आओ। सर। ये जो और जिसका सर अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन टाइम 24 आवर्स है, जो हमें स्टेशनरी अपीयर करती है सर एक पर्टिकुलर पॉइंट से। हाँ, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मतलब आपने भी ठीक बताया, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये हाई अर्थ ऑर्बिट में आपको मिलती है। इसीलिए आपने जो चीज बोला ना कि हमें हमेशा स्टेशनरी दिखती है, तो स्टेशनरी इसीलिए दिखती है क्योंकि ये हाई अर्थ ऑर्बिट में है। तो ये जो अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है उसके साथ ही इसका रेवोल्यूशन पीरियड है, तो इसलिए हमेशा सिंक्रोनस रहती है। इसके अलावा ये जो GSAT-7 जो ग्रुप है इसके अंदर आप देखोगे तीन अभी तक हमारे पास इसके अंदर 3 सैटेलाइट है। GSAT-7 है जो कि एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है विच वाज लॉन्च इन 2013 इंडियन नेवी के द्वारा। इंडियन नेवी जो है वो इसको इस्तेमाल करती है। 7A जो है वो एयरफोर्स है, इसको डेडिकेटेडली इसी के लिए है। और 7A के अंदर हम लोग आर्मी जो है एयरफोर्स के साथ इसको यूज करती है, तो एयरफोर्स के साथ इसका जो ब्रैकेट है आर्मी का वो केवल 30% है, बाकी 70% इसका यूज एयरफोर्स करती है। अब बात हो रही है कि हम एक 7B GSAT-7B नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो कि डेडिकेटेडली आर्मी यूज करेगी कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, ऑल्दो हम लोग और कुछ सैटेलाइट जानते हैं जो आर्मी यूज कर रही है, लेकिन कम्युनिकेशन पर्पस के लिए अभी इनके पास कोई डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं है। तो ये अभी लॉन्च हुई नहीं है, ये जब लॉन्च हो जाएगी तो ये तीसरी सैटेलाइट बन जाएगी इस ग्रुप के अंदर। ठीक है, अभी 2 लॉन्च हो चुके हैं, ये तीसरी होगी और अगर ये होती है तो ये आर्मी के लिए रहेगी। सो यही था ऑपरेशन स्काईलाइट। रेडीनेस डिनोट चेक कर रहे थे हमारी
सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पर, ठीक है। और आर्मी ने इस मिशन को कंडक्ट किया था, यही था इसमें याद रखने लायक। आगे चलते हैं, एक्सरसाइजेज इन न्यूज। तो वैसे ये तो यूपीएससी जी सैट 7 को रुक्मिनी भी बोलते हैं ना। तो ये याद रख लेना, कई बार ऐसे ऑल्टरनेट नेम भी पूछ लेता। आगे चलते हैं, एक्सरसाइजेज इन न्यूज। तो देखो वैसे तो यूपीएससी ने ये चीज पूछा नहीं है डायरेक्टली कभी, मतलब सीएससी में तो नहीं पूछा है, पुराने टाइम में कभी पूछा तो पता नहीं, बट अभी रिसेंटली में तो नहीं पूछा है। बट ये क्वेश्चन इस टाइप के सीडीएस और सीएपीएस में बहुत इफेक्टिवली पूछे जाते हैं और बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। और कोई आपको वो आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यूपीएससी सीएससी में भी पूछ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन सब एक्सरसाइजेज में दो चीजें देखने की होती है, पहला किस कंट्री के साथ की गई है और किस टाइप की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इतना ही आई थिंक यूपीएससी सीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखो विन बैक्स, ये वियतनाम और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइजेज है और ये एक आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है, इतना याद रखो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। तो ये एक बाईनियल एक्सरसाइज है। बाईनियल मतलब कि हर साल के अंदर 2 बार होती है, ठीक है। सो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज होती है, तो याद रखना एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज वज्र प्रहार। तो ये इंडिया और यूएस के बीच में एक स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है, मतलब मिलिट्री की है एक्सरसाइज है, बट उनकी स्पेशल फोर्सेज इसमें पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट अल नजा जो है रॉयल आर्मी ऑफ ओमान और इंडियन आर्मी के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज है। सो ये थे सारे एक्सरसाइजेज जो अभी रिसेंटली हुए हैं। अब चलते हैं मिसाइल्स की ओर। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है टैंक्स को टारगेट करती है ये वाली मिसाइल। हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल जो प्रोग्राम था उसके अंदर एंटी टैंक एक मिसाइल थी, उसका नाम कोई बता सकता है? नाग। करेक्ट, मैं गलती से एंटी नाग लिख दिया। तो एंटी टैंक मिसाइल में हमारे पास नाग मिसाइल है, ठीक है। एक अभी नाग के दो, हेलिना वगैरह क्या है वो नहीं है ना, हेलिना करके पता नहीं क्या है। हाँ वो बता रहा हूँ, एक सेकेंड। तो नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है। अब नाग के 2 वेरिएंट बनाए इन्होंने, एक का नाम हेलिना, एक का नाम नमिका। कोई बताना चाहेगा क्या है ये दोनों, डिफरेंस क्या है दोनों में? ठीक है, हेलिना है हेलीकॉप्टर माउंटेड नाग, यानी हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती है। अभी जैसे हमने अपाची लॉन्च किया है, या अभी रिसेंटली हमने एक हेलीकॉप्टर लॉन्च किया प्रचंड नाम से, अटैक हेलीकॉप्टर, तो ये हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को लॉन्च कर देगा नाग को, इसलिए इस वेरिएंट का नाम जो है हेलिना रखा गया है। और नमिका नाम है ट्रक ऑपरेटेड कंटेनर, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा चाइना का वो मिलिट्री एक्सरसाइज दिखाते हैं या इंडिया का एक एक्सरसाइज दिखाते हैं जिसमें एक ट्रक के ऊपर से बहुत सारी मिसाइल लॉन्च हो रही है ट्रक के ऊपर से, तो वो सेम आइडिया है कि एक ट्रक से लॉन्च होगी नाग मिसाइल। तो ये 2 वेरिएंट है इसके नाग के। अभी हम बात करें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के, तो ये जो है एक पहला हम लोगों ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है ऐसा मिसाइल जो कि लॉन्च हो सकता है मेन बैटल टैंक से, अर्जुन, राइट। सो आगे चलते हैं, यहाँ से इसको मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। ये जो मिसाइल है ये लेजर गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, यानी लेजर के थ्रू अपना पाथ को फाइंड करता है और जो आर्मर होता है किसी भी टैंक का, ठीक है, उसको ये भेज सकता है बाय अटैकिंग इन टेंडम। और ये मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी है, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। जैसे रिसेंटली आप वो एक जैवलिन मिसाइल देख रहे होगे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी रशिया यूक्रेन वॉर फॉलो किया है तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं वो यूक्रेन वाले जो कि कंधे पे रख के लॉन्च की जा सकती हैं, ठीक है। रॉकेट लॉन्चर होता है हाथ के अंदर और उससे लॉन्च करते हैं जैवलिन को। तो वैसा ही मतलब इसके अंदर भी है कि वो एक मैन हेल्ड रॉकेट लॉन्चर से इसको लॉन्च किया जा सकता है। और मैन पैड बोलते हैं उसको। हाँ मैन पैड बोलते हैं, करेक्ट। तो उससे भी लॉन्च किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं, टैंक से भी कर सकते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू इसे लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये सारी चीजें अभी डेवलपमेंट फेज में है, जब तक कोई स्पेसिफिक नाम नहीं आ जाता इनका तब तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये देख लो, ये जो VLSRSM है, ठीक है, सरफेस से एयर में मार करती है। तो ये जो है ये नेवी के लिए डिजाइन है कि ये शिप से अटैक करेगी एरियल टारगेट्स को। रेंज जो इसका 40 से 50 किलोमीटर का रहेगा, ठीक है। तो इतना बहुत सफिशिएंट होता है क्योंकि उसको एरियल टारगेट्स पे अटैक करना है। तो इनफैक्ट एरियल टारगेट इसी रेंज में रहते हैं तो इजीली अटैक कर सकते हैं उन्हें।
सो इट इज बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा मिसाइल जो है वो एयर टू एयर या ए टू ए मिसाइल बोलते हैं इसको, यानी हवा से हवा के अंदर ही मार कर देता है। और इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है, यानी जनरली हम जो मिसाइल्स देखते हैं वो पहले टारगेट को लोकेट करती है और फिर अटैक करती है, लेकिन ये बिना टारगेट को देखे भी अटैक कर सकते हैं, बिकॉज ये पहले ही रेडार से उसकी लोकेशन डिटेक्ट कर सकती है और उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग ट्रेस करके अटैक कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंस है अस्त्रा मिसाइल का। ये अभी अपने जो मिग या जो सुकोई है उनके अंदर लगाया गया है ये अस्त्रा मिसाइल, तो बहुत ही शानदार मिसाइल है जो कि डीआरडीओ ने डेवलप किया है। बाकी इतना ये की टर्म्स इसमें देखने की जरूरत नहीं है, तो अपन आगे चलते हैं। बटरफ्लाई माइंस, तो अभी रिसेंटली रशिया के केस में ये सुनने में आ रहा है, ठीक है, तो आईआर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा लिख सकते हो इस चीज को, डायरेक्टली तो हमारे काम का है नहीं, लेकिन ये याद रखना एक कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लैंड माइंस। तो इन ये जो है ये बैन करता है एंटी पर्सनल मिसाइल। मतलब जनरली आप जो बॉर्डर पिक्चर देखी होगी जिसमें वो बोलता है कि हे मां शक्ति, और फिर वो टैंक के नीचे वो एंटी टैंक वो लगा देता है, बम लगा देता है या माइन लगा देता है, तो वो वाली चीज तो एंटी पर्सनल नहीं है, बिकॉज वो टैंक के लिए डिजाइन है। जैसे अगर वो मूवी बॉर्डर मूवी याद हो तो उसमें आपने देखा हुआ एक सीन होता है जहाँ पे वो एंटी टैंक माइन के ऊपर गिर जाता बंदा, तो उसको सनी देओल बोलता है भाई खड़ा हो जा, डरने की कोई बात नहीं है, जब तक इसके ऊपर टैंक का वजन नहीं आएगा तब तक ये फूटेगी नहीं, ठीक है। तो ये अलाउड है इस टाइप की माइंस रखना, ठीक है, बिकॉज आपने ये लोगों के मारने के लिए नहीं रखी, ये आपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स खत्म करने के लिए रखी है। लेकिन ये जो बटरफ्लाई माइंस है ये बेसिकली एंटी पर्सनल है, यानी लोगों को मारने के लिए रखी है। इस टाइप की मिसाइल जो थी ये वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज होती थी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ग्रेव वॉर क्राइम बोल सकते हैं इसका इस्तेमाल करना, और ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लैंड माइन है ये इसको प्रिवेंट भी करता है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि रशिया और यूक्रेन ने ये ट्रीटी साइन नहीं कर रखी, और इनके बीच में जो वॉर है ये हर दिन अगली होता जा रहा है। जब अभी हमने लास्ट सेशन में ही बात करी थी कि उन्होंने कर्च ब्रिज को उड़ा दिया, और आज ही सुबह खबर आई कि रशिया ने मिलिट्री अटैक्स मिसाइल स्ट्राइक्स कर दिए यूक्रेन के सिविलियन टारगेट्स के ऊपर भी, ठीक है। तो वो उस सेंस में वॉर जो है काफी अगली होता जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए किस किस टाइप के वॉर क्राइम हो रहे हैं। तो उसमें ये बटरफ्लाई का माइन का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सनल एंटी पर्सनल मिसाइल माइंस है, यानी लोगों को मारने के लिए माइंस बिछाई गई हैं, जो कि बहुत खराब है। सो ये था सिक्योरिटी, हमारा सिक्योरिटी का जो पार्ट है वो आज अगस्त मंथ के लिए। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है?